तो अभी हमारा न्यू टॉपिक है कि हम वेव थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने वेव से तो हमने ये पहले डिस्कवर किया था कि एक EM वेव है, जो हमारी लाइट है, जो रेडिएशन है, वो वेव नेचर शो करती है। ठीक है। जैसे EM वेव जो है वो वेव है, एक वो पार्टिकल नहीं है। ठीक है। और तभी क्या हुआ कि हमने कहा, क्योंकि हमने कुछ फिनोमिने देखे हो उसके, जैसे पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ठीक है, इंटरफेरेंस, वो सभी वेव से हो रहे थे एक्सप्लेन। एंड क्या कह रहे थे कि उनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, हमारी जो EM वेव होती है, हमारी लाइट होती है। ठीक है। और वो हमेशा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी से करती है अपने, जहाँ पर भी टकराती है डिस्ट्रीब्यूट होती है वेव हमारी। ठीक है। तो क्या कहा, एक हमने सेटअप मैटर लगा दिया और जैसे ही हमने उसको वेव एज्यूम किया लाइट को, तो कहते हैं कि जब हम उसे वेव एज्यूम कर रहे हैं तो एनर्जी बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली जा रही है, मतलब बिल्कुल कॉन्टीन्यूस वे से जा रही है, कोई डिस्ट्रीब्यूट होकर जा रही है, कोई एक इलेक्ट्रॉन को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब सभी को थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिल रही है, एज अ बराबर से मतलब मिल रही है। कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो मिल नहीं रही, मतलब अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तभी तो वो बाहर निकलेगा। ठीक है। ऐसे सभी को थोड़ी थोड़ी मिल रही है, एक बंदे को प्रॉपर मत दो तो फिर ऐसे नहीं होता ना। ठीक है। तो इसमें से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था इसका। ठीक है। तो जो हमारी वेव थी वो कॉन्टीन्यूसली उसकी वो जा तो रही थी, पर जैसे उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ी हुई थी। ठीक है। आप डार्क लाइट कर दो, चाहे आप कहो कि वेव है ये डार्क इंटेंसिटी वाली, और आपने ये वेव उस पर गिरा दी मेटल पर, तो आप क्या देखोगे, उसका एम्पलीट्यूड जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वो ज़्यादा हो जाएगा, और इससे ही हमारी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा रहेगी पर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी नहीं ज़्यादा रहेगी। ठीक है। सो ये इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसमें फ्रिक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं है, जो कि एक गलत बात है ना, क्योंकि हमने तो फ्रिक्वेंसी से ही पढ़ा है एनर्जी वाला, तो क्योंकि E=H², ये हमारे साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। पर हमने तो ये इनको वो थोड़ी कर सकते, इनको मना थोड़ी कर सकते, क्योंकि उनकी जो थ्योरी है वो सबसे पहले होती है, तो यहाँ पर तो फ्रिक्वेंसी का रोल ही नहीं बता रहे, सो इसलिए वेव से वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो अब हम करेंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन। ठीक है। 1905 में क्या हुआ कि आइंस्टाइन ने एक न्यू वे समझा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है। बट मतलब कि उन्होंने अपनी इक्वेशन भी दी। ठीक है। तो उन्होंने कहा जो एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूसली तो नहीं जाती, पर वो छोटे छोटे यूनिट्स की फॉर्म में जाती है, मतलब जिसे हम बोलते हैं क्वांटा। ठीक है। क्वांटा, फोटोन, पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं। ठीक है। सो क्वांटा हमारे एनर्जी के पैकेट्स है, जिसका फॉर्मूला एनर्जी इक्वल टू H², वो वाली एनर्जी। ठीक है। तो क्या होता है कि जब लाइट रेडिएट करती है, उसमें से कुछ पैकेट्स होते हैं, कुछ फोटोन्स होते हैं लाइट के, वो टकराते हैं हमारे मेटल से। जब मेटल में क्या होता है, फिर मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है फोटोन से। ठीक है। और वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, थोड़ी सी वेस्ट भी कर देता है, और फिर वो बाहर निकलता है और चला जाता है। ठीक है। अपने सर्किट में चला जाता है। ठीक है। तो मतलब, तो उसने बोला कि आइंस्टाइन ने बोला वो कितनी तेज़ी से जाता है इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है। सो मतलब काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी है, मतलब जितनी उस अब्जॉर्ब हो गई। ठीक है। जितनी उस मेटल ने अब्जॉर्ब कर ली, मतलब उसके वर्क फंक्शन में, माइनस उसकी जो एनर्जी उसने ली। ठीक है। जितनी मेटल को चाहिए थी, ठीक है, जितनी उसने बाहर मेटल वाली, माइनस जितनी उसने एनर्जी थी टोटल लेने को, मतलब सपोज उसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, और उसने मेटल में से उसे मेटल में मिली कितनी एनर्जी मिली, 8 वाली। ठीक है। तो 8 - 5 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2 से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से चला गया। ठीक है। जो एनर्जी है वो हमारी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ऐसा होता है कि इंटेंसिटी का रोल ये होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। वो लाइट जो आएगी, जिस इंटेंसिटी की लाइट आएगी, वो ये बताएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट आएगी वो ये बताएगी इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकलेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ने तो एनर्जी बनानी है उसकी। ठीक है। और जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब ऐसा हो सकता है, मैंने कहा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 है, क्या पता वो बाद में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, तो मतलब एक जो होगी वो वेस्ट होगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कभी आपकी नेगेटिव नहीं होती।
ठीक है। और जो मेटल में वर्क फंक्शन है, मतलब जितनी उसे एनर्जी चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी आई है, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, उतनी मतलब जितनी ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन होगा, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मतलब उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट चाहिए हमें उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो इंटेंसिटी किस चीज़ पे करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पर सेकेंड, ठीक है। और हम अगर इस फॉर्म में इक्वेशन देखें, V0 = H/E, V0 हमारा हो गया वर्क फंक्शन। सो हम क्या लिखते हैं, V0 = वर्क फंक्शन बाई एच, है ना। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, बस हमने नीचे जैसे इलेक्ट्रॉन डाल दिया, बाई ई से डिवाइड कर दिया, बाकी इक्वेशन बिल्कुल सेम है। V0 = HV माइनस फंक्शन है ना, बस V0 जैसे हम लिखते हैं वर्क फंक्शन का, तो V0 फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का लिखते हैं, तो हमने नीचे इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मिलीकन भी जो था, उसने भी आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है प्रूफ की, उन्हें सोडियम मेटल्स के साथ काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए। हम पढ़ेंगे फोटोन के बारे में, ठीक है, मतलब वो पार्टिकल्स जो हमारे रेडिएशन से निकलते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, जो हमारा मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है, बिल्कुल कंजर्व्ड होती है। एनर्जी क्या है, h न्यू, और मोमेंटम क्या है, h/c, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। सो कहते हैं कि जो रेडिएशन होती है वो जिस पार्टिकल्स की बनी होती है, जिस वो क्वांटा की बनी होती है, जिस एनर्जी पैकेट्स की बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया है और कहा है कि जो हमारे फोटोन्स होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं नेचर में, मतलब उनमें कोई चार्जेस नहीं होते। इलेक्ट्रॉन पे चलो चार्ज है, फोटोन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रिक और इनकी इनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होती है ना। तो क्या कह रहे हैं अभी कि अगर फोटोन और इलेक्ट्रॉन अगर कोलिजन कर लें तो वो बिल्कुल कंजर्व्ड रहते हैं, उनकी कोलिजन कंजर्व्ड होती है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बट उनके जैसे कि उनको इक्वल करने के लिए कभी कभी क्या होता है, कुछ फोटोन्स क्रिएट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कहा है कि इंटेंसिटी जो है इसमें किस पे डिपेंड करती है, कितने ज़्यादा फोटोन्स वहाँ से, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फोटोन की मदद से। वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि एक मैटर है, जो एक मास है, जो लाखों करोड़ एटम का बना है, उसमें भी एक वेव का नेचर शो होता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में हमें ये किया कि एनर्जी और मोमेंटम जो है बिल्कुल कंजर्व्ड है, ठीक है। बट वेव में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्टीन्यूसली एनर्जी जा रही है, बट वो नहीं है, ठीक है, कंजर्व नहीं है। डिफ्रेंशिएशन डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन शो होता है वहाँ पर, ठीक है, वेव की तरह, वेव की नेचर से, ठीक है। और कहा है कि एक मास जो किस्म कैसे अपनी वेव को शो करता है, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो एक वेव नेचर से देखते हैं। बट जो हमारी लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है, रोड्स और कोन्स में, तभी हमारे फोटोन्स अब्जॉर्ब होते हैं और हमें दिखना शुरू हो जाता है। मतलब देखो एग्जाम्पल बताती हूँ। अब आप यहाँ घर पे बैठे हो अपनी सपोज, है ना, और आप अपने स्कूल को एक मन में सोच रहे हो, ठीक है। बट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपके लिए, क्यों, क्योंकि आप उसे देख नहीं रहे, बस एक सोच रहे हो। मतलब आपके लिए वो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक आप उसे देखते नहीं। वो एक आपके लिए वहाँ पर नहीं है, ठीक है। पर जब आप उसके सामने आ जाते हो, मतलब उसे देखने लग जाते हो, तो वो एग्जिस्ट करता है, वैसे नहीं एग्जिस्ट करता वो, ठीक है। तो ये कहती है हमारी क्वांटम फिजिक्स, मतलब कि जो चीज़ें दिखती हैं वो ही एग्जिस्ट करती हैं, ये कहती हैं ये, ठीक है। तो कहा कि जो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, जो एटम्स मूव करते हैं, वो वेव बनाते हैं, ब्रॉगली ने कहा, ठीक है। उसने फॉर्मूला दे दिया λ = H/mv, और मोमेंटम का दे दिया h/c, ठीक है। बट उसने ये कहा कि जितना ज़्यादा बड़ा मास होगा, मतलब m ज़्यादा होगा, और लैम्डा हमारा उतना ही कम होगा। जैसे हम इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, हमें बहुत छोटी वेव बन रही है कि जो दिख भी नहीं हो रही, डिटेक्ट भी नहीं हो रही, ठीक है। तो उन्होंने कुछ फॉर्मूले दिए हमें, हाफ काइनेटिक एनर्जी का ½ mv², ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को हम वैसे लिख सकते हैं p²/2m, और मोमेंटम को और कैसे लिख सकते हैं, √2m ev या 2m k, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और लैम्डा 1.227 √v, मतलब ये नैनोमीटर में हो सकता है, ठीक है।
और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हमारे वर्क डन के। मतलब कि K इज इक्वल टू ई वी, मतलब जितनी ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल मिल रहा है एक्सेलरेट करने का, उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी, उतनी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, जो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते ईजिली। मतलब कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई एम वी। ठीक है, तो कहा उन्होंने कि अगर हम ऐसे लिखें ना कि अगर हम देखने चाहें, अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखें एटम में, तो अगर यहाँ हम देख सकते हैं उसकी वेलोसिटी, यहाँ हम देख सकते हैं उसकी पोजीशन, एक चीज़ को कंजर्व करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह पर रहता नहीं, वो पूरे एटम में बिल्कुल धुआंधार घूमता ही रहता है। ठीक है, तो मतलब जो वेव्स हैं हमारी, जब वेव्स फॉर्म होती हैं, और जो वेव्स है हमारी, वो कहाँ पर ज़्यादा फॉर्म होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बट बाद में हमें डी ब्रॉगली ने कहा कि आप वहीं पर देखो, मतलब पहले तो हम पूरे राउंड स्पेस पर देखते थे, पूरे एटम पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर देखो जहाँ पर पॉसिबल चांसेस है डिटेक्ट करने। तो फिर आगे केमिस्ट्री वाला भी आ जाता है ना। तो अब हम करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया जो पार्टिकल है वो वेव नेचर शो करता है। अब बड़े बड़े से कर तो सकते नहीं थे, तो हमने क्या किया, सबसे छोटा पार्टिकल ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसे शो कर पाया। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन शो की। ठीक है, पार्टिकल ने, मतलब उसने वेव का नेचर शो कर दिया, ये हमने बात प्रूव करी। ठीक है, तो सेटअप क्या हुआ कि पहले एक लो टंगस्टन फिलामेंट लगाया गया। ठीक है, उसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की जो लेयर लगाई गई। ठीक है, और उस पर लो वोल्टेज की सप्लाई हुई और साथ में सर्किट कनेक्ट था। तो वहाँ से मेटल में इलेक्ट्रॉन, जो बेरियम ऑक्साइड ना, उसका फर्क फंक्शन कम होता है, वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है, और जो वहाँ पर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दी है हमारे सिलेंडर पर। ठीक है, तो वहाँ पर अट्रैक्ट होने लग गए सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो वो हम वहाँ आगे जाकर निकल की मेटल या क्रिस्टल पर कह सकते हो आप, हमने वहाँ पर टकराए इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जाकर एक नीचे हमारे बीम, हमने वो लगा दी, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स टाइप था, उसके साथ गैल्वेनोमीटर ला दिया, नीचे डिटेक्टर वगैरह था। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन किया तो हमारे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होने लगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो नॉर्मल बात है, पता हम सबको। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम लगा दिया ऊपर कि एक ही इलेक्ट्रॉन आए। तो हमने देखा जब एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो वो उसने ऐसे मूवमेंट की ना कि पूरे वेव नेचर से शो हुआ, और गैल्वेनोमीटर पूरा डिफ्लेक्ट होने लगा। मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो यार, एक इलेक्ट्रॉन टूट गया होगा, अलग अलग जगह चला गया होगा तो ऐसे होगा, बट इलेक्ट्रॉन का कोई छोटा पार्टिकल है ही नहीं। ठीक है, सो वो ही एक पार्टिकल जाकर टकराया और उसने गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन की। ठीक है, जब आप देखो कि है ना, आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो किस पर डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी उस पर ही डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा वो स्कैटर करेगा। ठीक है, तो कहा कि 44 to 68 वोल्ट तक उन्होंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट होगा, बट बेस्ट एक्सपेरिमेंट किस देखा उन्होंने, कितनी बार करके देखा, देखा 54 वोल्ट पर, और थीटा जब 50 डिग्री होगा तब बेस्ट डिफ्लेक्शन शो हुई।